हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। सो आज हम बात करेंगे 2023 के पेपर की। तो उसका आज एलआरडीआई है स्लॉट वन की फर्स्ट पजल देखते हैं, जो जेन्युइनली बहुत आसान थी। इस पेपर में स्लॉट में हमें दो पजल तो जेन्युइनली बहुत आसान मिली थी। एक मीडियम लेवल की कह सकते हो और एक मीडियम से थोड़ा बेटर लेवल कह सकते हो। तो देखते हैं कि ये वाली पजल हम कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। क्या कह रहा है? द स्कीमेटिक डायग्राम बिलो शोज 12 रेक्टेंगुलर हाउसेज इन अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपको 12 हाउसेज दिख रहे हैं इसमें। House numbers are mentioned in the rectangles representing the houses. The houses are located in six columns, column A, B, C, D, E, F, and दो rows दी हुई हैं, row 1 and row 2. The houses are divided into two blocks, block XX and block YY. Diagram also shows two roads हैं, one passing in front of the houses in row 2. ये वाली रोड की बात कर रहा है, रो 2 में जहां आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, एंड अनदर बिटवीन दी टू ब्लॉक्स। एक रोड आपको ये दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। आगे कह रहा है सम ऑफ द हाउसेज आर ऑक्यूपाइड एंड द रिमेनिंग वंस आर वेकेंट एंड आर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर सेल। कुछ इनमें से ऑक्यूपाइड है एंड कुछ वेकेंट है, एंड ऑब्वियसली बात है जो खाली है वही सेल के लिए अवेलेबल है। आई I मीन भरे हुए भी होते हैं, रीसेल करते हैं लोग, बट यहाँ पर सिर्फ वेकेंट वन की बात की जा रही है। The road adjacency value of a house is the number of its sides adjacent to a road. यहाँ से बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा है। जो रोड की एडजेंसी वैल्यू है वो एक हाउस की इसकी नंबर ऑफ साइड्स है जो रोड के एडजेसेंट है। अगर आपको नहीं भी समझ आई वो लाइन तो उसने एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया है। फॉर एग्जाम्पल द रोड एडजेंसी वैल्यू ऑफ C2, F2 एंड V1 आर 210 रिस्पेक्टिवली। तो C2 की रोड एडजेसेंट वैल्यू है 2। 2 क्यों? क्योंकि क्योंकि C2 के साथ में एक रोड ये लग रहा है, एक ये रोड ये लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी रोड एजेंसी वैल्यू है 2। F2 की देखिए 1 है, F2 है इधर, इसके साथ में केवल ये रोड लग रहा है। एंड B1 की 0 है, B1 देखो बिल्कुल सेंटर में है, इसके साथ ना ये रोड है ना ये रोड है, ठीक है। तो आपको रोड एजेंसी वैल्यू समझ आ गई होगी। द नेबर काउंट ऑफ अ हाउस इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट हाउस एडजेसेंट टू ऑक्यूपाइड हाउसेस इन द सेम ब्लॉक। प्लीज ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपाइड हाउसेस। नेबर किसी भी जगह के नेबर उसके सिर्फ एडजेसेंट हाउसेस नहीं है, एडजेसेंट ऑक्यूपाइड हाउसेस है। अगर E1 की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल E1 के, अगर मान लीजिए E1 के मैं एडजेसेंट देख रही हूँ, एडजेसेंट कौन कौन से होंगे इसका? D1, E2 एंड F1। तो मैक्सिमम तो 3 हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ये तीनों के तीनों ऑक्यूपाइड हो। बट अगर मान लीजिए D1 वेकेंट है, E2 भी वेकेंट है और F1 ऑक्यूपाइड है, तो इसका जो एडजेसेंट हाउस है वो एक कहा जाएगा, ना कि 3 कहे जाएंगे, क्योंकि 2 खाली है और एक ऑक्यूपाइड है। तो एडजेसेंट जो है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट हाउस एडजेसेंट टू ऑक्यूपाइड हाउसेस इन द सेम ब्लॉक। समझ आ गई बात? ये वाली चीज है जो काफी बच्चे मिस कर गए होंगे और इसकी वजह से गलत हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर भी उसने बताया है E1 and C1 के can have the maximum possible number of houses 3 and 2 respectively। मैक्सिमम है ये, तो किसी भी घर के एडजेसेंट मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, प्रोवाइडेड तीनों के तीनों ऑक्यूपाइड हो। द बेस प्राइस दो तरीके के इसने दिए हुए हैं, 10 लाख अगर उसमें पार्किंग स्पेस नहीं है और 12 लाख अगर इसका पार्किंग स्पेस है। कोटेड प्राइस निकालने का इसने फॉर्मूला दिया हुआ है ऑफ अ वेकेंट हाउस इज कैलकुलेटेड एज बेस प्राइस प्लस 5 इंटू रोड एजेंसी वैल्यू प्लस 3 इंटू नेबर काउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसकी प्राइस मिलकर देखने के लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नोन है, तो इसने 4 पॉइंटर्स दिए हुए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम इस पूरी पजल को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है वो। पहला पॉइंट वो क्या कह रहा है? द मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक X6 इज 24 lakhs। तो मैं X6 के अगर ब्लॉक्स बनाती है A1, A2, आई नो डायग्राम में ऑलरेडी वहां मेंशन है, बट मैं थोड़ा रफ वर्क इधर कर लूंगी एंड सारा फेयर उधर लिख दूंगी, ठीक है। इधर आपकी रोड जा रही है एंड दिस इज YY का D1, D2, E1, E2, F1, F2, ठीक है। तो कहना चाहता है इसका मैक्सिमम प्राइस इसमें 24 lakhs है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले जब कभी भी नंबर दिए जाए, प्लीज मेक श्योर टू ब्रेक डाउन दोज नंबर्स, ठीक है। तो 24 लाख को पहले तोड़ने की कोशिश कीजिए कि 24 में बना कैसे सकती हो। अगर मेरा बेस प्राइस 10 है, ठीक है, अब 10 अगर मेरा बेस प्राइस है तो रिमेनिंग मुझे 14 बनाना है, 14 बनाना है। अगर मैंने 5 इंटू 2 कर दिया विच इज 10, तो 3 इंटू समथिंग कुछ भी करने से, ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो दिया है इसने, इस फॉर्मूला से हमें इसका कोटेड प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने 5 इंटू 2 किया है 10,
तो यहाँ पर मैं 4 नहीं बना सकती, सो दैट द सम इज 24। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो इसको रिड्यूस कर लेती हूँ। 5 इंटू 3 करूंगी तो 15 हो जाएगा एंड द टोटल सम वुड बी 25। तो 5 इंटू 1 कर लेती हूँ। तो अगर ये हुआ 10 5 15, 15 में मुझे अभी 9 चाहिए, तो ये 3 3 9 अभी पॉसिबल है। तो ये मेरा 24 बन सकता है। ठीक है, और अगर मैं 5 इंटू 0 कर लूंगी, ऐसा भी पॉसिबल है। 5 इंटू 0 कर लिया एंड 3 4 12 होकर के, अच्छा सॉरी ये तो बनेगा नहीं ना, 3 4 12 प्लस 10 कर दूंगी तो 22 ही बन पाएगा। तो यानी ये वाला मेरा केस बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो 10 प्लस 5 इंटू 1 15 प्लस 9 कर दूंगी तो 24 ये बन सकता है। बट एक बार देखते हैं कि क्या अगर मैं बेस प्राइस 12 ले लूं तो बन जाएगा। लेट्स ट्राई दैट। अगर मैंने बेस प्राइस 12 ले लिया, 12 लेने के बाद अब मुझे रिमेनिंग 12 बनाना है। अब 12 मैं 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 से बना सकती हूँ, बट 3 इंटू 4 कैसे कर सकती हूँ? याद है मैंने बताया था अभी पिछले वाले में, और इसने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि मैक्सिमम किसी के भी नेबर 3 हो सकते हैं। जैसे E1 का देख रहे हो आप, E1 के मैक्सिमम नेबर देखो 1 2 3, 3 ही हो सकते किसी के भी नेबर, मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो 4 में ले नहीं सकती तो इसलिए ये नहीं बन सकता। अगर आप 12 प्लस 5 इंटू 1 करोगे तो ये 17 हो गया। 17 से अब तुम्हें 7 चाहिए 24 तक जाने के लिए, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज 7 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आप आगे किसी भी तरीके से 24 नहीं बना सकते, तो 24 अब आप इसी तरीके से बना सकते हो। ये क्लियर हो गया? अब आगे ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि 3 नेबर चाहिए मुझे, और 3 नेबर ध्यान से देखें तो केवल कॉलम बी या कॉलम ई के हो सकते हैं, राइट? बिकॉज कॉलम इधर ए और डी के तो मैक्सिमम 2 ही नेबर हो सकते हैं, कॉलम सी के भी 2 नेबर हो सकते हैं। तो इसीलिए कॉलम बी या कॉलम ई में मैक्सिमम 3 नेबर पॉसिबल है। एंड क्योंकि ये बात ब्लॉक X6 की बोली गई है, तो ये या तो B1 की बात बोल रहा है या B2 की बात बोल रहा है। तो ये हमने नेबर से तो हमने निकाल लिया कि B1 B2 की बात बोल रहा है। एंड ये जो नेबर है ये ऑक्यूपाइड हाउसेस के हैं, यानी इसके तीनों नेबर के घर ऑक्यूपाइड होंगे। अब ये हमें बताएगा, जो पार्किंग जो हमने रोड एजेंसी वैल्यू निकाली है उससे पता चलेगा कि ये B1 की बात है B2 की। B1 की रोड एजेंसी वैल्यू तो 0 है और B2 की 1 है, तो यानी ये B2 की बात की जा रही है, क्योंकि B2 के यहाँ पर देखो रोड जा रहा है और B1 पे कोई रोड नहीं है। ठीक है, तो B2 का प्राइस मिल गया कि ये 24 lakhs है एंड ये वेकेंट है, तभी तो वेकेंट के कोटेड प्राइस निकाल रहे हैं। और इसके एडजेसेंट दिस दिस एंड दिस, ये तीनों हाउसेस ऑक्यूपाइड हैं। ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड, राइट? क्योंकि इसने ऑक्यूपाइड हाउसेस की ही उसने बात बताई थी, एडजेसेंट टू द ऑक्यूपाइड हाउसेस, राइट? तो यहां तक तो हमारा ये वाला खेल क्लियर हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं, कह रहा है मिनिमम कोटेज प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक YY इज 15 lakhs एंड वन सच हाउस इज इन कॉलम E। कह रहा है मिनिमम जो कोटेड प्राइस है वो 15 लाख है और वो E1 E2 में से कोई एक घर है। ठीक है, आगे हम 15 को भी तोड़ेंगे, बट बिफोर दैट एक आधा चीज और पढ़ लेते हैं। कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेस, 1 इन ईच ब्लॉक। रो 1 में 2 ऑक्यूपाइड हाउसेस हैं, दिस इज अ रो 1। इसमें 2 ऑक्यूपाइड हाउस है, एक ब्लॉक XX में, एक ब्लॉक YY में। ब्लॉक XX में मुझे मेरा एक ऑक्यूपाइड हाउस तो मिल गया ना, B1, राइट? तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा अब और कोई ऑक्यूपाइड हाउसेस नहीं होंगे इस रो में इन XX ब्लॉक, विच मीन्स ए भी वेकेंट है और C1 भी वेकेंट है, राइट? इससे हमें समझ आ गया ये वेकेंट है, ये वेकेंट है। तो ब्लॉक XX का तो पूरा काम हो गया। अब ब्लॉक YY पर आते हैं। ब्लॉक YY में भी इन तीनों में से एक ही हाउस होगा जो ऑक्यूपाइड होगा, बाकी के दो वेकेंट होंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कहता है बोथ हाउसेस इन कॉलम E आर वेकेंट। कॉलम E के दोनों हाउसेस वेकेंट है, तो सही है जी, ये लाइन भी समझ आ गई, ये दोनों वेकेंट हो गए, विच मीन्स रो 1 में या तो D1 ऑक्यूपाइड होगा या F1 ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, and each of column D and F has at least one occupied house। ये at least शब्द इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कॉलम D में और कॉलम F में कम से कम एक ऑक्यूपाइड हाउस तो है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मान रही हूँ दिस इज ऑक्यूपाइड, क्योंकि YY में रो 1 में मुझे एक ही ऑक्यूपाइड रखना है एज पर दी पॉइंट नंबर 2, तो अगर मैंने D1 को ऑक्यूपाइड मान लिया है तो F1 को मुझे वेकेंट मानना ही पड़ेगा। ठीक है,
पर क्योंकि वो बोल रहा है कि कॉलम डी और कॉलम एफ में कम से कम एक घर तो ऑक्यूपाइड होगा ही, तो कॉलम एफ में अगर मैंने F1 को वेकेंट मान लिया है तो F2 को ऑक्यूपाइड मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक की कहानी तो ऐसे हो जाएगी। अब D2 के पास, क्योंकि इसने एटलीस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, तो D2 या तो वेकेंट हो सकता है या ऑक्यूपाइड, दोनों ही पॉसिबल है, बिकॉज मिनिमम 1 की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है एंड मैक्सिमम 2 भी पॉसिबल है। ठीक है। पर हाँ, ये नहीं हो सकता कि D1 D2 भी ऑक्यूपाइड हो जाए ना F1 F2 भी ऑक्यूपाइड हो जाए, बिकॉज रो 1 में केवल एक ही हाउस ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है। सेम ही केस मेरा यहाँ पर रहेगा। अगर मैंने F1 को ऑक्यूपाइड मान लिया तो D1 मेरा वेकेंट हो जाएगा, एंड D1 वेकेंट हो गया तो D2 को ऑक्यूपाइड लेना पड़ेगा, एंड F2 के पास ऑक्यूपाइड एंड वेकेंट दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये मेरे केस बनेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अगर किसी भी पॉइंट पे अटक रहे हैं तो प्लीज थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, पेस थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप। एंड फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट सेज देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई। वाई में केवल एक ही घर ऐसा है जिसका पार्किंग स्पेस है। पार्किंग स्पेस का मतलब क्या है कि उसकी बेस वैल्यू जो होगी वो 12 लाख होगी। तो पूरे वाई में 6 में से केवल एक ही घर ऐसा है जिसकी 12 लाख वैल्यू होगी। ठीक है जी। ओनली वन हाउस इज 12 lakhs। 12 lakhs यानी बेस प्राइस। ठीक है। तो अब हमारे पास काम क्या बच गया कि इसकी मिनिमम 15 लाख पूरा करना है। ठीक है जी, चलो फटाफट से देखते हैं। अब क्योंकि वो E1 E2 में से एक है एंड E1 E2 दोनों ही वेकेंट है, उसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे बोथ द हाउसेस इन कॉलम ई आर वेकेंट। तो ये देखते हैं कि E1 है वो कि E2 है। 15 लाख बनाने के लिए 15 बनाते हैं, बेस वैल्यू 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 10 का 15 हम कैसे बनाएंगे? 10 बेस वैल्यू हो गई एंड 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। यस, दिस इज पॉसिबल। ये हमारा पूरा पूरा 15 बन गया। पर इस केस में हमारा 3 इंटू 0, ये तो हमारा बन ही सकता है कि भैया 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 अगर केस हुआ तो यानी E2 हाउस की बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि E2 की ही तो रोड एजेंसी वैल्यू 1 है, E1 की तो रोड एजेंसी वैल्यू 0 है। तो ये वाला सिनेरियो पॉसिबल तो है, बट 3 इंटू 0 सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं 5 को 0 कर दूं, 10 प्लस 5 इंटू 0, तो 3 से 5 तो बन नहीं सकता। ठीक है। तो ये वाली बात तो खत्म हो गई। अब बनाते हैं 12 बेस वैल्यू से। अगर मैंने 12 बेस वैल्यू मानी है तो रिमेनिंग 3 मैं 5 से तो बना नहीं सकता, तो 5 इंटू 0 करना पड़ेगा एंड 3 इंटू 1 करना पड़ेगा, सो दैट द वैल्यू इज 15। ठीक है। अब 5 इंटू 0 यानी रोड एजेंसी वैल्यू किसकी 0 है? E1 की, आउट ऑफ E1 E2, क्योंकि हमें 15 लाख E1 E2 में से ही कर रहे हैं, राइट? तो ये मेरी E1 की कहानी है, बट क्या 3 इंटू 1 पॉसिबल है? यस। E1 के नेबर्स कौन कौन है? E2, D1 एंड F1। तो E2 तो वेकेंट है एंड D1 एंड F1 में से एक ही ऑक्यूपाइड होगा, ये ऑलरेडी हमें पता है, बिकॉज रो 1 में दोनों ही ब्लॉक में एक एक ही घर ऑक्यूपाइड है। तो यस, दिस सिनेरियो इज पॉसिबल। एंड क्योंकि उसने ये भी बोला था कि एक ही घर ऐसा है जो 12 लाख का ही है, जिसका बेस प्राइस 12 लाख है, तो वो हमें वो भी मिल गया घर। ठीक है। तो ये हमारा वेकेंट हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 15 lakhs, और जिसका ब्रेकअप यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। एंड इसमें हमारा B2 था जिसकी वैल्यू थी 24 lakhs, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है। इसका ये वेकेंट हो गया, ये वेकेंट हो गया, इन दोनों में से एक जो है हाउस ऑक्यूपाइड होगा एंड उसी के बेसिस पे हम D2 एंड F2 डिसाइड करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सब समझ आ गया। ब्लॉक YY के बाकी के हाउसेस D1 D2 F1 F2 एग्जैक्टली नहीं पता लगेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड वो भी केसेस रिलेटेड है। तो चलिए फटाफट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी हाउसेस आर वेकेंट इन ब्लॉक X6। ब्लॉक X6 का तो हम बहुत पहले ही सॉल्व कर चुके थे। तो ब्लॉक X6 में कितने घर खाली है हमारे? देखो 1 2 एंड 3। A1 खाली है, C1 खाली है एंड B2 खाली है। तो तीनों घर खाली है, तो आंसर वुड बी 3। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस इज डेफिनेटली ऑक्यूपाइड। कौन सा ऐसा घर है जो पक्का से ऑक्यूपाइड है? अब देखो D2 एंड F2, इनके बारे में तो हम एग्जैक्ट पता लगा ही नहीं सकते, बिकॉज D1 D2 F1 F2 के बारे में तो एग्जैक्ट डेटा आ ही नहीं रहा था, तो डेफिनेटली तो हम पता लगा ही नहीं सकते। रही कहानी A1 एंड B1 की, तो B1 और A1 में से हमें निकालना है ऑक्यूपाइड। तो ये समय हमारा B1 ऑक्यूपाइड आया था बिकॉज B2 वेकेंट है, तो B2 के तीनों एडजेसेंट हाउसेस ऑक्यूपाइड थे।
तो B2 के एडजेसेंट है A2, B1 एंड C2। बाकी के हमारे तीनों जो थे वो वेकेंट थे, राइट। तो B1 वुड बी माय आंसर। A1 जो है वो अनऑक्यूपाइड यानी वेकेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ वेकेंट हाउसेज इन रो 2। रो 2 में देखते हैं नंबर ऑफ वेकेंट हाउसेज कितने पॉसिबल हैं। देखिए रो 2 में नंबर ऑफ वेकेंट हाउसेज X6 ब्लॉक में B2 तो पस से वेकेंट है ही है, तो X6 ब्लॉक में एक पक्का है, बाकी A2 एंड C2 तो ऑक्यूपाइड है। एंड YY ब्लॉक में E2 वेकेंट है, तो टोटल दो तो है ही है पक्का से, ये फिक्स है दो। अब D2 और F2 में से कितने हो सकते हैं वो डिपेंड करता है D1 और F1 की वैल्यू पे। तो इनमें से किसी एक का केस लेके चल लेते हैं। अगर D1 मेरा ऑक्यूपाइड है तो F1 मेरा वेकेंट होगा। अगर F1 मेरा वेकेंट है तो F2 मेरा ऑक्यूपाइड होगा, क्योंकि उसने बोला है कि भैया कॉलम डी और कॉलम एफ में कम से कम एक, एटलीस्ट दोनों में से एक तो ऑक्यूपाइड होना ही चाहिए। एंड अगर F2 ऑक्यूपाइड हो गया तो D1 या तो ऑक्यूपाइड हो सकता है या वेकेंट हो सकता है, ठीक है। अब मुझे निकालने हैं वेकेंट। वेकेंट दो तो हमारे फिक्स है ही है। अब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। अगर ये ऑक्यूपाइड हुआ तो आंसर 2 हो जाएगा, और अगर ये वेकेंट हुआ तो आंसर 3 हो जाएगा। सेम सिनेरियो वाइस वर्सा F1 पर लेने पर होगी, तो तब मेरा केस F2 पर बन जाएगा ये। तो ईदर 2 और 3 वुड बी माय आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कोटेड प्राइस फॉर अ वेकेंट हाउस इन कॉलम ई। कॉलम ई में वेकेंट हाउस का मैक्सिमम प्राइस सकता है। अब देखो कॉलम ई में E1 और E2 दो घर थे। E1 का तो हमारे पास 15 लाख ऑलरेडी आ गया, अभी हमने निकाला था। E2 का निकाला मैक्सिमम प्राइस। अब मैक्सिमम में या गलती क्या हो सकती है, अगर आप ये वाली लाइन भूल गए जब उसने बोला था कि वाई वाई में ओनली वन हाउस है ऐसा जिसका पार्किंग स्पेस है, विच मीन्स बेस प्राइस इज 12 lakhs। केवल एक ही घर ऐसा है, और वो इवन हम निकाल चुके थे जिसका ब्रेकअप हम 12 लाख से कर चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है आप किसी और को 12 लाख बेस प्राइस नहीं दे सकते, तो मैक्सिमाइज करने के लिए E2 का इसका बेस प्राइस हमें 10 ही लेना पड़ेगा, 12 ले ही नहीं सकते। यहां गड़बड़ हो सकती है, अगर ये पॉइंट अगर कोई भूल जाएगा तो आंसर 2 लाख के फर्क पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमाइज देखिए, E2 की बात करनी है तो E2 की रोड एजेंसी वैल्यू कितनी है 1, और इसके जो तीन नेबर्स हैं, तीन नेबर्स में से मैक्सिमम कितने नेबर्स ऐसे हो सकते हैं जो ऑक्यूपाई हो। देखो मैक्सिमम इसके नेबर्स, E2 के नेबर है E1, D2 एंड F2। E1 जो है वो तो ऑलरेडी वेकेंट है, ऑक्यूपाइड है ही नहीं, तो E1 तो कंसिडर कर नहीं सकते। तो D2 और F2 दोनों हो सकते हैं कि दोनों ऑक्यूपाइड हो। अब क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं दोनों को ही ऑक्यूपाइड मान के चलूंगी, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए तो 3 into 2 यानी 6 कर देंगे। 6 plus 5 is 11, 11 plus 10 would be 21। तो ये हो जाएगा मेरा 21 would be my maximum price। I hope you are getting। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। Which house in block YY has parking space? This is the easy one. Which house in block YY parking space? Parking space मतलब 12 lakhs। 12 lakhs किसका आया था E1 का, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी आवर आंसर। सो बहुत मुश्किल तो पजल नहीं है ये। यस इसमें आपको बस ब्रेकअप करना था 24 लाख का और 15 लाख का। 24 लाख का ब्रेकअप करते ही आप क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे ही दे दोगे, एंड 15 लाख पर क्योंकि केसेस बन रहे हैं तो बस कुछ कुछ चीजें जिसका ध्यान रखना था। फर्स्ट चीज इज वेकेंट का निकाल रहे हो, जो बहुत से बच्चे गलतियां कर रहे हैं। सेकंड चीज इज ऑक्यूपाइड हाउसेस को एडजेसेंट कंसिडर करना है, सारे हाउसेस को एडजेसेंट कंसिडर नहीं करना, कोई वेकेंट हाउस है तो उसको नहीं लेना। थर्ड थिंग क्या वाई वाई वाली कंडीशन भूल जाओ, ठीक है। कुछ गलती ऐसी हो सकती है कि आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ नहीं रहे हो और पढ़े बिना ही आप केसेस बनाए जा रहे हो, एंड देन फिर बाद में आके आप इन्फॉर्मेशन देखते हो तो लगता है ओहो यार ये पढ़ ली होती तो 2-4 केसेस कम बनते मेरे, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखो, कहीं पर कुछ बना लो फटाफट से, कहीं पर इन्फॉर्मेशन, बट इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड रीड करते रहो, क्योंकि बाद के पॉइंट्स में क्या होती है कुछ हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी केस वजह से हमारे कुछ केसेस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, एंजॉय।